भारत समेत पूरी दुनिया इस वक्त कोरोना वायरस के चपेट में है। कोरोना वायरस से ये जो लड़ाई है एक साथ मिलकर दुनिया भर में वो जारी है। अगर हम भारत के आंकड़ों की बात करें तो 12 मई तक जो सरकारी आंकड़े जारी किए गए हैं उसके मुताबिक कम से कम 70,000 भारतीय कोरोना वायरस पॉजिटिव पाए गए हैं और 2200 से ज्यादा लोगों की अब तक देश भर में जान जा चुकी है। हालांकि सरकारी आंकड़ों के मुताबिक जो रिकवरी रेट है यानी कि कम से कम 22% ऐसे लोग हैं, जो 31% ये आंकड़ा बढ़कर हो चुका है, जो लोग रिकवर भी कर रहे हैं, तो पॉजिटिव पाए जा रहे हैं लेकिन ठीक भी हो रहे हैं। और लोगों को ठीक करने के पीछे जाहिर सी बात है जो सबसे बड़ी भूमिका है वो है फ्रंटलाइन वर्कर्स की, जिसमें सबसे अहम है डॉक्टर्स, नर्सेज, अस्पताल के जो तमाम स्टाफ मेंबर्स। आज अंतर्राष्ट्रीय नर्सेज डे भी है। लेकिन ऐसे में सवाल हो जाता है कि कोरोना वायरस से तो हम वैक्सीन ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, हम लड़ाई लड़ने की कोशिश कर रहे हैं, जो नॉन कोविड पेशेंट्स हैं उनके लिए आगे चुनौतियां क्या है? हमारी हेल्थ केयर सिस्टम्स की आखिर इस वक्त बड़ी चुनौतियां क्या है? वो कैसे जूझ पाएंगी तमाम इन मुश्किलों से जब लॉकडाउन को लिफ्ट किया जाएगा, रिस्ट्रिक्शंस को दूर किया जा रहा है। काफी सारे ऐसे मैसेजेस आने शुरू हो गए हैं, आपको भी आ रहे होंगे, जहां आपके अस्पताल वगैरह या क्लिनिक्स वगैरह से मैसेज आ रहे हैं कि अब हम ऑपरेशनल हैं, तैयार हैं। ऐसे में पेशेंट्स के लिए, डॉक्टर्स के लिए, सबके लिए क्या चुनौतियां हैं? इन पर प्रैक्टिकल बातें करने के लिए मेरे सब खास मेहमान हैं। डॉक्टर अमरीश मित्तल, आप हेड हैं और चेयरमैन हैं एंडोक्रिनोलॉजी और डायबिटोलॉजी डिपार्टमेंट मैक्स हेल्थ केयर में। बहुत शुक्रिया डॉक्टर मित्तल आपका हमारे साथ रहने के लिए। और पिछले कुछ दिनों से मैं देख रही हूँ कि काफी टीवी पर जो है एपिडेमियोलॉजी के मुद्दों पर दूसरे डॉक्टर्स और दूसरे एक्सपर्ट्स जो नॉन डॉक्टर्स भी हैं वो भी आकर बातचीत करते हैं। तो हमने सोचा कि हम उस पर नहीं करेंगे, हम स्पेसिफिक मुद्दों पर, हम भाई ये वायरस कहाँ से ओरिजिनेट हुआ, ट्रांसमिशन पैटर्न्स क्या हैं, इन चीजों पर हम बात नहीं करेंगे। क्योंकि डॉक्टर मित्तल जिन सब्जेक्ट से जुड़ते हैं, एंडोक्रिनोलॉजी कि भाई आपकी हार्मोन्स में क्या फ्लक्चुएशंस हो रही हैं, हार्मोन्स की दिक्कत क्या हो रही है, इंसुलिन की दिक्कत की वजह से जो शुगर के पेशेंट्स हैं, खास करके डायबिटीज के पेशेंट्स, उनके लिए क्या मुश्किल है, इन तमाम चीजों पर हम बात करेंगे डॉक्टर मित्तल से। डॉक्टर मित्तल, सबसे पहले तो मैं आपसे जानना चाहूंगी कि अब आपको आने वाले दिनों में इस वक्त तक जो है आपको सबसे ज्यादा मुश्किलें कौन सी थी जिसका सामना करना पड़ा, खुद पर्सनली या आपके फ्रेटर्निटी के डॉक्टर्स को भी इस लॉकडाउन के दौरान, या अब तक जो एक अचानक से इस बीमारी ने पूरी दुनिया को अपनी चपेट में ली? देखिए, जो बिजी डॉक्टर्स हैं वो तो पहले ही बिजी थे, व्यस्त थे पूरी तरह अपने पेशेंट्स के साथ। अब एकदम से एक तूफान आ गया और वो तूफान ऐसा आया कि उसने आपको आपके पेशेंट से अलग कर दिया। तो ये एक सडन ब्रेक है, एक सडन ब्रेक है। आप पेशेंट्स आप तक नहीं पहुंच पा रहे एकदम से। डेफिनेटली ये लॉकडाउन जरूरी था जिससे हम कोविड के पेशेंट्स का सामना करने के लिए पूरी तैयारी कर सकें और हमारा हेल्थ केयर सिस्टम गियर अप हो सके इस बात के लिए कि जब कोविड के पेशेंट्स आए तो उनके लिए पूरा अरेंजमेंट हो। पर जो बाकी पेशेंट्स थे तो इनिशियल रिएक्शन तो सबका था कि क्या करें, समझ नहीं आ रहा क्या करें। दूसरा यह था कि भाई अभी रूटीन केयर, क्रॉनिक केयर जिसको बोलते हैं, डायबिटीज है, थायराइड है, ये पेशेंट्स अभी इंतजार कर सकते हैं। अभी देखते हैं 15-20 दिन, एक महीना कैसे चलता है, उसके बाद ये तय करेंगे कि इनके कब इनको हमें मिलना चाहिए। तो अगर हम 3 to 6 मंथ्स पे एक डायबिटीज पेशेंट को बुलाते हैं चेकअप के लिए, तो मेरे सब कॉलीग्स व्हाट्सएप ग्रुप्स पे हर जगह पूछते हैं कि क्या करना चाहिए अब। तो उनको बोलो भाई अभी जो शुरुआत में कि अभी एक महीना रुक जाइए, देखते हैं तब टेस्ट करा लेंगे, अनलेस कि कोई आपको कोई भी सीरियस सिम्टम हो या प्रॉब्लम हो तब तो हॉस्पिटल जाना ही पड़ेगा। तो फर्स्ट स्टेप तो ये हुआ। लेकिन उसी के दौरान शुरू होते होते ये समझ में आ रहा है कि पेशेंट्स को तो दे नीड अस, राइट। अगर हमारे ओपीडी में बैठने की जगह नहीं है, बाहर तक लोग हैं, वो सडनली कहाँ चले गए सब? उनकी तकलीफें तो खत्म नहीं हो गई ना, सबको कोरोना हो गया। तो बहुत जल्दी से ऐसी कोशिश की गई कि टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया जाए जिससे कि पेशेंट से कनेक्ट कर सकें। तो सब लोग टेलीमेडिसिन की बहुत सारी बातें कर रहे हैं, गाइडलाइंस भी। पहले तो सरकार ने टेलीमेडिसिन को मना ही कर रखा था, उसकी लीगैलिटी पे अभी भी कुछ क्वेश्चंस हैं। टेलीमेडिसिन माने क्या है कि आप पेशेंट आमने सामने ऐसे नहीं है इन पर्सन, वो किसी न किसी तरह से आपसे कांटेक्ट में है। इसको बोलते हैं एसिंक्रोनस, जिसमें कि आप ईमेल या व्हाट्सएप किसी से संपर्क करें, डॉक्टर से वो जवाब दें। और एक होता है फेस टू फेस, जैसे कि वीडियो कंसल्ट। तो दो ब्रॉड तरीके के होते हैं टेलीकंसल्ट।
तो ये तो ठीक है सब। अब किसी को, बहुत से लोग को, हम लोग थे, हम लोग को थोड़ा बहुत टेली कंसल्ट यूज करते थे। ई कंसल्ट तो बहुत सालों से मैं यूज कर रहा हूँ, परहैप्स द अर्लीस्ट टू यूज ई कंसल्ट, ईमेल कंसल्ट। बट बाकी का कैसे करें? तो पहले 1-2 हफ्ते तो लोगों ने, सबने, जो भी पेशेंट का कॉल आया सबका प्रॉब्लम सॉल्व कर दिया, लेकिन उसमें गलतियां होती हैं, पूरा डेटा सामने नहीं रहता है, क्या बोल दें, किसको क्या बोल दें, कैसे करें, कुछ पता नहीं, कौन पूछ रहा है क्या भी। तो इसलिए टेली कंसल्टेशन हैज सडनली बीन अडॉप्टेड बाय डॉक्टर्स अक्रॉस द कंट्री। पूरे देश में अब जितने फिजिशियंस हैं, अधिकतर ने टेली कंसल्ट का कुछ कुछ तरीका सीख लिया है। उसमें 2 चैलेंजेस। पहला चैलेंज तो ये है कि कंपनीज आ गई सब टेली कंसल्ट के लिए, और कंपनीज ने कहा कि हम ये, तो उनके प्लेटफॉर्म पे प्रिवेसी इश्यूज, लीगल इश्यूज अभी मालूम नहीं है। अगर आप कुछ नहीं एकदम अनसिस्टमैटिक करेंगे तो आपका कुछ रिकॉर्ड नहीं है, आप क्या बता रहे हैं किसको। फिर दूसरा चैलेंज ये है कि पेशेंट्स नहीं कर पाते टेली कंसल्ट। बात करना बड़ा आसान होता है। मेरी जैसी प्रैक्टिस में भी, जहां मैं हार्ट ऑफ साउथ दिल्ली में प्रैक्टिस कर रहा हूं, फिर भी ऐसे बहुत पेशेंट्स मेरे हैं जो मुझ पर निर्भर हैं और जिनसे मुझे भी लगाव हो गया है, जो यूपी से, बिहार से, कहां से आते हैं, हरियाणा से, पंजाब से। वो सब लोग वो टेली कंसल्टेशन नहीं कर सकते, वो व्हाट्सएप वीडियो कॉल भी नहीं कर सकते हैं। तो उनका बेटा कहीं पुणे में है, वो उनसे कनेक्ट कर रहा है, फिर मुझे कनेक्ट कर रहा है, तो इट्स कॉम्प्लिकेटेड। हाउएवर, वो चैलेंजेस धीरे धीरे ओवरकम, पूरे ओवरकम तो नहीं हो सकते, लेकिन धीरे धीरे उनको फाइट किया गया है। और हम लोग बहुत हद तक टेलीमेडिसिन का प्रयोग कर रहे हैं अपना। अब हम कर रूटीन चेक कराइए और हमसे संपर्क कीजिए इन तरीकों के द्वारा। साथ में अब लोगों को आने की जरूरत भी है। सब चीज टेली कंसल्ट पे नहीं हो सकती, तो कॉम्बिनेशन ऑफ रिमोट कंसल्टेशन, चाहे टेली बोले चाहे कुछ बोले, रिमोट कंसल्टेशन विद फेस टू फेस, दोनों को ही मैनेज करना पड़ेगा। डॉक्टर्स के लिए भी बहुत बड़ा चैलेंज है, जिस तरह पेशेंट्स के लिए है। देखिए डॉक्टर मित्तल, अब जो सवाल बनता है फिर कि क्योंकि अभी तक कोरोना वायरस को लेकर जो तमाम बातें की जा रही थी, हम डेमोग्राफिक्स के स्पेसिफिक्स में तो नहीं जाएंगे, लेकिन ये कहा जा रहा था कि खास करके जिन लोगों को, जाहिर सी बात है, जो कैंसर पेशेंट्स हैं या जो डायबिटीज के पेशेंट्स हैं और जो सीनियर सिटीजन्स हैं, उम्र दराज लोग हैं, उन लोगों को ज्यादा से ज्यादा वल्नरेबल माना जा रहा था कि सबसे ज्यादा अगर प्रिकॉशंस किसी को लेना है तो इन श्रेणी के लोगों को लेना है। माय मदर, शी इज अ सीनियर सिटीजन, शुगर पेशेंट, उनको बकायदा जो है हम लोगों ने एक बिल्कुल ऐसा लगा कि प्रिजन में शायद डाल दिया कि भाई आपको कहीं निकलना ही नहीं है, आपको किसी से मिलना नहीं है, सबसे ज्यादा खतरा है, परिवार वालों को टेंशन है। अब इन लोगों को एक तो आप कितना वल्नरेबल अभी भी मानते हैं, जो पैटर्न्स आप लगातार देख रहे हैं वायरस से? दूसरा, जब ये हॉस्पिटल को आने लगेंगे फिजिकल कंसल्टेशन के लिए, किन बातों का ख्याल रखना बहुत जरूरी होगा फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ सैनिटेशन, बेस्ट प्रैक्टिसेस, अगर उस पर आप कुछ हमें एक्सपर्टीज शेयर कर सकें? ये बहुत अच्छा सवाल है आपका, बिकॉज़ दिस इज एग्जैक्टली वेयर वी आर राइट नाउ। हमने भी खूब बोला हर जगह कि वल्नरेबल हैं हमारे एल्डरली पेशेंट्स, हमारे डायबिटिक्स विशेषकर ख्याल रखें, लेकिन सब डायबिटिक सेम नहीं होते। पहली बात तो जो डेटा आ रहा है उसमें ये तो क्लियर आ रहा है, हर डेटा में, चाइना से लेके इंग्लैंड तक, अमेरिका तक, हर डेटा में आ रहा है कि डायबिटिक्स में कॉम्प्लिकेशंस की रिस्क ज्यादा है। इसमें कोई शक नहीं। वैसे भी हम जानते हैं कि डायबिटीज के पेशेंट्स में हर चीज के कॉम्प्लिकेशंस थोड़े ज्यादा होते ही है, बट डेफिनेटली इन्फेक्शन है, वायरल इन्फेक्शन है, विरुलेंट इन्फेक्शन है, तो उसमें रिस्क ज्यादा है। तो फर्स्ट इज दैट। और उसके साथ एज। अभी रिसेंट डेटा जो यूके से आया है उसमें 48% ऑफ दोज एडमिटेड अमंग द साउथ एशियंस, जो इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश के लोग थे जो एडमिट हुए कोरोना वायरस के लिए, उसमें से 48% को डायबिटीज है। तो डायबिटीज इज प्रूविंग टू बी एन इशू। पीपल विद डायबिटीज आर मोर प्रोन, देयर इज नो डाउट। और इसमें भी कोई डाउट नहीं कि अगर डायबिटीज के पेशेंट को हो जाता है कोरोना तो थोड़ा ज्यादा ख्याल करना पड़ेगा, बचने के लिए भी और ट्रीटमेंट में भी। सेकेंड पॉइंट इसमें है कि सब डायबिटीज पेशेंट सेम नहीं होते। सबको डरने की डायबिटीज एक, इट्स नॉट वन बास्केट सबको डाल दिया उसी में। कोई अगर एट द एज ऑफ 60 40% ऑफ पीपल इन दिल्ली आर डायबिटिक। ओके, तो सब सेम नहीं है। कुछ उसमें है जिनकी डायबिटीज माइल्ड है, अभी शुरू हुई है, 1 या 2 दवाई चल रही है, वेल कंट्रोल्ड है, फिजिकली फिट है, कोई और एलिमेंट नहीं है, उनकी रिस्क बहुत कम है। कुछ इसमें ऐसे जिनको हार्ट डिजीज भी है, हाई ब्लड प्रेशर भी है, शुगर भी अनकंट्रोल्ड है, HbA1c जो 3 मंथ एवरेज हम मानते हैं वो अगर 7 होना चाहिए तो 9-10 चल रहा है, उनकी रिस्क खास ज्यादा है।
तो हमारी सलाह ये रही है इन पेशेंट्स को हमेशा कि शुगर अपना चेक करें रेगुलर, ये न सोचे कि भी मेन टेस्ट नहीं हो पा रहे, सिंपल ब्लड ग्लूकोज टेस्टिंग हैज टू बी डन रेगुलरली बाय एवरी डायबिटिक इन द स्टेट, नंबर वन। सो दे आर अनडाउटेडली वल्नरेबल, उनको प्रोटेक्शन चाहिए, लेकिन घबराने की बात नहीं है। ओल्डर पेशेंट्स विद डायबिटीज, दे आर लुकिंग आफ्टर देमसेल्फ, अपनी हेल्थी डाइट फॉलो कर रहे हैं, अपने खान पान का ख्याल कर रहे हैं, पौष्टिक आहार ले रहे हैं, और जितना भी घर पे व्यायाम कर सकते हैं, योग बहुत अच्छा है, प्राणायाम लंग्स को भी खोलेगा, और जितनी ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस हैं, अनुलोम विलोम, दीज आर वेरी गुड। तो ये सब अगर हम कर रहे हैं तो अपने को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, शुगर्स अपनी चेक कर रहे हैं, शुगर्स ठीक कर रहे हैं, और इससे ज्यादा स्ट्रेस लेने की आवश्यकता नहीं है, नहीं तो उसी से लोग परेशान हो जा रहे हैं। एंग्जाइटी, डॉक्टर मित्तल, एंजाइटी की आप बात कर रहे थे, इनफैक्ट व्हिच ब्रिंग्स मी टू माय नेक्स्ट क्वेश्चन, क्योंकि एक तो हो गया डायबिटीज इन सीनियर सिटीजन्स, अभी हम यंग लोगों में भी देखते हैं कि शुगर की इश्यूज हैं, एंडोक्रिनोलॉजी, हार्मोनल प्रॉब्लम्स हैं, और ये सारी लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स हैं। इनके लिए आप जब डॉक्टर के पास जाओ तो डॉक्टर सबसे पहले आपको यही कहते हैं कि भाई ये स्ट्रेस रिलेटेड है, आपको अपनी जिंदगी की शैली बदलनी पड़ेगी, आपको एक्सरसाइज करना होगा। इन टाइम्स ऑफ कोरोना एंड पोस्ट कोविड ईरा में अब किस तरह से लोग एक बैलेंस बिठाएंगे कि भाई सोशल डिस्टेंसिंग करना है, किस हद तक पार्क में निकले ना निकले, एक्सरसाइज करे या ना करें। यंग लोगों में मेरा स्लीप साइकिल हैज गॉन फॉर अ टॉस। मैं अब सुबह 4 बजे सोती हूँ, 5 बजे सोती हूँ, हम 24 घंटे फोन पर हैं, गैजेट्स पर हैं, so that will also trigger off an entire hormonal imbalance and will trigger off stress. How do you see that playing out now? नहीं, ये बिल्कुल क्लियर नहीं है। पोस्ट कोविड वर्ल्ड में डॉक्टर भी कैसे डील करेंगे ये नहीं पता है। जैसे एग्जांपल बता रहा हूं आपको, बिफोर कोविड भी अस्पताल भरे हुए थे, बेड नहीं मिलता था। आपका बिग हॉस्पिटल, पॉपुलर हॉस्पिटल में बेड ही नहीं मिलता है पेशेंट को, क्योंकि ऑक्यूपाइड है। तब कोविड नहीं था, तो वो पेशेंट्स कहाँ जाएंगे अब जब कोविड भी आ जाएगा तो इसलिए प्रॉब्लम तो है ही। सबको अपना सोचने का ढंग बदलना पड़ेगा। सोशल डिस्टेंसिंग बहुत सारे इंडियंस के लिए तो सपना है, पॉसिबल ही नहीं है, लेकिन जिनके लिए पॉसिबल है उनको डिस्टेंस तो मेंटेन करना पड़ेगा। मास्किंग एक 100% हो जाएगा। हॉस्पिटल में जाना है तो मास्क लगाना ही है, पब्लिक प्लेस में जाना है तो मास्क लगाना ही है। अगर किसी को बिजनेस मॉडल चाहिए इस समय तो मास्क इज अ फैंटास्टिक मॉडल। और जो हमारे वेल्थी पेट्रन्स हैं उनके लिए तो डिजाइनर मास्क भी आने शुरू हो जाएंगे, आई एम क्वाइट श्योर। So I think masking is very important. It's part of hand washing is very important. And it's okay to say कि आप सब टाइम लोगों से न मिलिए। ये स्क्रीन के साइड इफेक्ट्स नहीं होंगे क्या आई प्रॉब्लम, ड्राई आई प्रॉब्लम्स नहीं होंगी, हेडेक्स नहीं होंगे, इस पोस्चर से नहीं होगा। 50% ऑफ लोग जो मुझे फोन करते हैं यही बोलते हैं नींद नहीं आ रही, एंग्जाइटी हो गई बहुत। एंग्जाइटी कोरोना की भी है, बाहर न निकलने से। हम बताते हैं हवा में निकलिए, खुली हवा में जाइए, अब हम सडनली बोल रहे हैं घर के अंदर एक्सरसाइज करिए। तो देयर इज अ बिग चेंज। हमारी एडवाइस ही पूरी चेंज हो रही है। हम डॉक्टर्स को ये बोलते हैं, डॉक्टर्स की लाइफ, हम जब यंगर डॉक्टर्स को ट्रेन करते हैं तो बोलते हैं सबसे इंपॉर्टेंट होता है टच। टच इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ हीलिंग। अगर हम किसी भी, हमारे पास कोई 80-year-old लेडी आती है, उसके हम हाथ पे हाथ रख देते हैं, अब माता जी ठीक रहोगे, रिलैक्स रहिए, कोई टेंशन नहीं है, हम लोग देख लेंगे। वो कई लोग इतने भावुक हो जाते हैं उनकी आंख में आंसू हो जाते हैं। अब हम बोलेंगे आप वहां 6 फीट दूर बैठ के हमसे बात करिए। अगर हम राउंड पे जाते हैं तो ये प्रूवन है कि अगर आपने पेशेंट के माथे पे हाथ रख लिया उसका फीवर देखने के लिए, या उसकी नब्ज देख ली जस्ट फॉर टच, नब्ज तो पहले ही सिस्टर देख चुकी है, पल्स, तो यू एक्चुअली आर बिल्डिंग बॉन्ड्स एंड मेकिंग द पेशेंट हील मच फास्टर। तो पूरी किताबें हैं, तो ये पूरे कॉन्सेप्ट आर गॉन फॉर सम टाइम एटलीस्ट। तो बहुत चेंज रहेगा, चैलेंज रहेगा। ओपीडी में अपॉइंटमेंट्स, अगर हम 1 घंटे में 8 पेशेंट, 5 पेशेंट, 7 पेशेंट, तो अब 2 पेशेंट का अपॉइंटमेंट देंगे। हमें टेक्नोलॉजी पे तो फॉल बैक करना ही पड़ेगा, लेकिन टेक्नोलॉजी के अपने लिमिटेशंस हैं, और पेशेंट्स जिनको हॉस्पिटल आना पड़ेगा उनको बहुत एक ऑफकोर्स दिल में डर भी बैठ गया लोगों के, लेकिन उनको ये चेक करना पड़ेगा नॉन कोविड हॉस्पिटल में जाना चाहिए, पहली बात, क्योंकि कुछ डेजिग्नेटेड कोविड हॉस्पिटल हैं, कुछ नॉन कोविड हॉस्पिटल हैं। प्राइवेट सेक्टर में भी है, गवर्नमेंट में भी है। ऑल हॉस्पिटल्स आर नॉट कोविड एंड ऑल हॉस्पिटल आर नॉट नॉन कोविड। सो क्लियर ये चेक करके जाना चाहिए। नॉन कोविड हॉस्पिटल जाना चाहिए, प्रायर अपॉइंटमेंट लेना चाहिए, डॉक्टर से पूछ लेना चाहिए कि कोई स्पेसिफिक प्रिकॉशन तो नहीं है, और मास्क तो जरूर लगाना चाहिए। वहां जाके कम से कम वेटिंग हो, ये सिस्टम में होना चाहिए, और तुरंत डॉक्टर से मिलके
और हैंड वॉश बिफोर आफ्टर जो जो किया जाना चाहिए, ये पूरा तो ड्रिल हो गई। और वो जो प्लेजर ऑफ सीइंग योर डॉक्टर, मेनी पेशेंट्स कम फॉर कंफर्ट, many patients come because they feel strengthened, they feel empowered, and they suddenly it's a strain to go to the doctor. So it is going to be a big challenge, मतलब कोई इसमें शक नहीं है कि बहुत चैलेंज है ये। I mean, clearly there is an emotional comfort, there's a mental comfort attached with the idea. और काफी लोगों को ये भी डर लगेगा कि भाई भले ही ये नॉन कोविड हॉस्पिटल हो, लेकिन हो सकता है कोई शख्स इनिशियली सिम्टम्स जो एसिम्प्टोमेटिक रहा हो वो इस हॉस्पिटल में आया हो, आगे चलकर पॉजिटिव निकल गया तो किसी को क्या पता। तो ये बिल्कुल होगा, ये बिल्कुल होगा, ये हो ही ये आप टोटली नॉन कोविड तो कर नहीं सकते। वी हैव टू टेक दैट इन आवर स्ट्राइड। हेल्थ वर्कर्स भी रोज अखबार में हेल्थ वर्कर्स टेस्ट, दे विल टेस्ट पॉजिटिव, इट इज बाउंड टू हैपन। डोंट मेक जो हेल्थ वर्कर पॉजिटिव टेस्ट हो रहा है उसको आप एक गुनहगार की तरह मत लीजिए भाई, वो भी तो काम कर रहा है, वो पॉजिटिव हो गया, वो केयरफुल था फिर भी पॉजिटिव हो गया, तो पॉजिटिव हो गया तो क्वारंटीन में जाएगा ना, आपकी सेवा तो कर रहा था, नहीं तो वो भी घर पे बैठता। तो ये एक स्टिग्मा भी अटैच हो गया है कि सब पॉजिटिव हो, तो डेफिनेटली नॉन कोविड फैसिलिटीज में भी लोग पॉजिटिव होते रहेंगे, बीच बीच में क्वारंटीन में जाते रहेंगे, पर उतना रिस्क तो हम अवॉइड नहीं कर सकते, we cannot avoid, so we'll have to take that chance. ये जो आपने स्टिग्मा वाली बात बोली, इस पर मैं आपसे राय भी लेना, आपसे मैं पूछना भी चाह रही थी, क्योंकि ऐसे काफी मामले हम लोगों ने न्यूज चैनल्स में रिपोर्ट किए हैं जहां डॉक्टर्स के साथ या तो आरडब्ल्यूएस ने भेदभाव किया है मेडिकल स्टाफ के साथ में। गाजियाबाद जैसे एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से ऑर्डर आ गया कि भाई जो दिल्ली में हॉस्पिटल में आप ट्रीटमेंट करते हैं तो आप दिल्ली में ही रह लें, आप अप एंड डाउन ना करें, और कुछ लोगों के साथ अछूतों सा व्यवहार, भेदभाव वाली बातें, ये कितनी डीप रूटेड है इस वक्त आपको लगता है, या फिर इक्का दुक्का केसेस आ रही हैं? मुझे नहीं लगता कि डीप रूटेड है, मुझे लगता है कि देखिए हर सोसाइटी में सब तरह के लोग होते हैं, तो कुछ इसमें दो पॉइंट्स हैं। एक तो अभी भय बहुत है, डर बहुत है, तो डर की वजह से एकदम सब पैनिक में है कि कोरोना नहीं क्या हो जाए। ये लोग नहीं सोचते हैं कि 80-85% पेशेंट्स जिनको कोरोना होता है वो बिल्कुल माइल्ड खांसी जुकाम या कुछ भी नहीं होता तभी भी ठीक हो जाते हैं, राइट। तो लोग को लगता है कोरोना हुआ माने कुछ भी हो सकता है, तो एक डर बहुत ज्यादा है, तो हर चीज जो उससे संबंधित है दूर रहना चाहते हैं। एक दूसरा, डेफिनेटली थोड़ा सा इंस्ट्रक्शंस में वेरिएशन बहुत है डॉक्टर्स के लिए, उससे डॉक्टरों में कंफ्यूजन है, और अब धीरे धीरे सुलझ रहा है वो, लेकिन फिलहाल रहा है क्योंकि चेंज बहुत रैपिडली हुआ है। ये आप कोविड के पेशेंट, आप स्पेशली अगर आप प्राइवेट सेक्टर में हैं, आप कोविड के पेशेंट आप देख सकते हैं कि नहीं देख सकते, आप नॉन कोविड पेशेंट्स देख सकते हैं कि नहीं देख सकते। अगर आप नॉन कोविड देखेंगे और उसको कोविड हो गया तो क्या जिम्मेदारी आपकी है? अगर आप पेशेंट्स देख रहे हैं और आप पॉजिटिव हो गए तो क्या आप केयरलेस हो गए? ये भी ऑर्डर आया था कि रिटन एक्सप्लेनेशन मांगा जाना चाहिए जो डॉक्टर पॉजिटिव हो जाए, तो ये सब बहुत डिमोरलाइजिंग है। जो सच बात है कि डॉक्टर्स में कुछ हद तक डिमोरलाइजेशन डेफिनेटली है, हम लोग काफी कोशिश कर रहे हैं सबको बूस्ट करने की, लेकिन the truth is that doctors don't know what to do. अभी मेरे एक मित्र का फोन आया इंटीरियर यूपी से, उनका नर्सिंग होम है, छोटा सा नर्सिंग होम है, उन्होंने नॉर्मल केयर खांसी जुकाम यही देखते ही हैं वो, मतलब नॉर्मल डॉक्टर्स जीपी, तो उसमें उनको पेशेंट कोई पॉजिटिव निकला तो चेक हुआ तो एक स्टाफ मेंबर पॉजिटिव, तो अखबार में छप गया बंद अस्पताल, पूरा डॉक्टर सो एंड सो का अस्पताल बंद, 15 दिन क्वारंटीन हो गया सबका। फिर वापस गए, जैसे शुरू किया फिर कोई पॉजिटिव निकल आया, फिर बंद हो गया, तो वो कह रहे मैं तो बंद करके बैठा हूं घर, मुझे यही नहीं क्लियर है कि मैं कैसे चलाऊं अस्पताल अपना। तो नी जर्क रिएक्शन एंड लोकल लेवल पे इस समय जो एडमिनिस्ट्रेशन बहुत जगह का बहुत अच्छा होगा, आई एम क्वाइट श्योर, लेकिन बहुत जगह का ऐसा है जो कि डॉक्टर्स को प्रॉपर्ली ट्रीट नहीं कर रहे हैं, प्राइवेट डॉक्टर्स को स्पेशली। गवर्नमेंट वाले तो बेचारे वैसे भी ब्यूरोक्रेट्स के उसमें रहते हैं, लेकिन प्राइवेट डॉक्टर्स को भी आज आपका अस्पताल बंद, आज अच्छा रिफ्यूज करिए, चलिए ठीक है बंद कर दिया, आप बंद नहीं कर सकते, यू कैन नॉट रिफ्यूज केयर, सोसाइटल आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आपको तो पेशेंट देखना ही है। तो इसलिए ये काफी चैलेंजेस हैं जो आई एम होपफुल धीरे धीरे सुलझ रहे हैं, लेकिन इस समय स्थिति स्टेट ऑफ फ्लक्स, सो डॉक्टर्स डेफिनेटली इन प्राइवेट सेटअप्स एंड स्पेशली इन स्मॉलर टाउन्स ये बहुत कंफ्यूज्ड है कि मैं अपनी नर्सिंग होम खोलूं, क्लिनिक खोलूं कि नहीं खोलूं, ना खोलो तो ऑर्डर आता है कि देखना आपके लिए कंपलसरी है, खोलो और कोविड हो जाए तो फिर आप सील हो जाओ और पता नहीं आपके लिए क्या हो। तो इट इज अ बिट ऑफ अ चैलेंज राइट नाउ, देयर इज नो डाउट। और उसमें ये दिक्कतें भी बहुत सारी हैं, क्योंकि काफी हमने देखा कि ऐसी लोकल पुलिस पिकेट्स हैं जिन्होंने अपने ऑर्डर्स पास कर दी,
डॉक्टर्स एसेंशियल श्रेणियों में आते हैं, कुछ लोगों ने डिसाइड कर दिया कि नहीं, आप फिर भी जो है इंटरस्टेट मूवमेंट नहीं कर सकते हैं बेस्ड ऑन एन आई कार्ड। और ये जो आप छोटे क्लिनिक्स की बात कर रहे हैं सर, इसमें सवाल ये भी बनेगा कि ये लोग जब फंक्शन करेंगे भी, मोहल्ला क्लिनिक्स खास करके, ऐसे ऐसे क्राउडेड एरियाज है, कंजेस्टेड एरियाज है, जहाँ सोशल डिस्टेंसिंग एक ऑप्शन ही नहीं है, विकल्प ही नहीं है। आप अगर दिल्ली के शिव विहार इलाके में चले जाए, आप किसी भी कंजेस्टेड एरिया में चले जाएं, ये क्लिनिक्स किस हद तक इन्वेस्ट कर पाएंगी खुद को, जो हम कहते हैं कि भाई आप सैनिटाइज करो, हॉस्पिटल्स ने अपने आप को डिसइंफेक्ट कर दिया, वो किस हद तक पॉसिबल है मॉनेटरीली भी, फिजिकली भी, इन टर्म्स ऑफ आउटकम्स? भाई कॉस्ट ऑफ केयर तो बढ़ जाएगी, आपके प्रिकॉशन इतने बढ़ेंगे। अभी आप वैसे बता रहा हो एज एन असाइड, वाटर शॉर्टेज, सबको बोल रहे 20 हाथ धो, तो वैसे ही पानी की गर्मी में कमी हो जाती है बहुत जगह हमारे देश में। तो कैसे होगा पता नहीं, कहां से लोग पानी पाएंगे साफ, जिससे साफ करेंगे। बट एनीवे वो अलग बात है। क्लिनिक्स के लिए डेफिनेटली ये चैलेंज है। आपको सैनिटाइजेशन बढ़ाना ही पड़ेगा, और आपको ये टेलीमेडिसिन एजुकेशन लोएस्ट लेवल तक ले जाना पड़ेगा। जैसे मोबाइल रेवोल्यूशन था, उसी तरह मोबाइल का यूजेज फॉर कंसल्टिंग डॉक्टर्स विल हैव टू बी एक्सपेडाइटेड एंड स्प्रेड थ्रू द होल सिस्टम, कि जिससे आप डॉक्टर पर न जाएं। ये चीज है तो आप डॉक्टर पर न जाएं, सिर्फ संपर्क कर लें, और इस 2 घंटे डॉक्टर साहब सिर्फ ये वाली चीज करेंगे और उसके बाद क्लिनिक में जाएंगे। ऐसे डॉक्टर्स कर रहे हैं। आई नो गुड जीपीज इन दिल्ली एंड गुड़गांव जो कि मॉर्निंग में जाते हैं क्लिनिक और इवनिंग में सिर्फ टेली कंसल्ट करते हैं। तो एक लेवल तक पहुंचाना, जिस आप देखिए हमारे लोग बहुत बहुत होशियार हैं। जिस तरह से हमारे यहाँ पेनिट्रेशन है मोबाइल फोन का, शायद दुनिया में बहुत कम देशों में इस सोशियो इकोनॉमिक लेवल तक हो। उसी तरह से हमारे यहाँ इसमें ही हमें यूज करना पड़ेगा। फोन टेक्नोलॉजी को यूज करके, डिजिटल टेक्नोलॉजीज को यूज करके, सिस्टम्स को यूज करके लोगों को जिससे कम भीड़ हो। फिलहाल तो भीड़ कम करनी ही पड़ेगी, वरना तो हम आफत को बुलावा दे रहे हैं। सर, ऐसे में आखिरी सवाल जो जानना चाहूंगी कि जहां जहां टेलीमेडिसिन का स्विच नहीं हो पा रहा है, या अभी दिक्कतें हैं, टेक्नोलॉजी की दिक्कतें हैं, जहां सप्लाई डिमांड की इश्यूज आएंगी, व्हाट डज इट ऑगर फॉर द कॉस्ट ऑफ हेल्थ केयर इन इंडिया? हमारे यहाँ पर जब हम पब्लिक हेल्थ केयर की बात करते हैं तो ज्यादातर राज्यों में ऐसा नजर आता है कि जो जिले के अस्पताल हैं, जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है, लगता है कि वो खुद ही आईसीयू में हैं, वो दूसरों का क्या ख्याल रखेंगे। हालांकि ऐसे बहुत सारे हॉस्पिटल्स ने आज की फ्रंटलाइन रोल बहुत अच्छे तरीके से निभाया है कोविड-19 के दौर में। प्राइवेट हेल्थ केयर के जो कीमतें हैं वो इतनी कॉस्टली होती हैं आम लोगों के लिए, तो आने वाले दिनों में अपने आप में जो है एक बहुत बड़ा एक कॉस्ट फैक्टर बढ़ने वाला है फॉर ट्रीटमेंट। मुझे तो लगता नहीं कि कैसे नहीं बढ़ेगा, क्योंकि आप जो भी आप यूर इंक्रीजिंग प्रिवेंशन स्ट्रेटजीज, आप चीजें बढ़ा रहे हैं। आप सैनिटाइजर का ही कॉस्ट आप हर जगह, हर पीएचसी में सैनिटाइजर पहुंचाइए, हर पीएचसी में। इंडिया के कितने पीएचसी हैं, हर जगह रिमोट से रिमोट जगह, और सब यूज करें, उसमें खाली पानी ना भर के इस्तेमाल करने लग जाए। ये सब मैं वर्क किया है पीएचसी में, आई नो द रियलिटीज। तो ये चैलेंज तो है, लेकिन एवरी क्राइसिस इज ऑल्सो एन अपॉर्चुनिटी। जो हमारे पब्लिक हेल्थ सिस्टम की वीकनेसेस अभी हमें दिख रही हैं और जो स्ट्रेंथ्स दिख रहे हैं, वो हमें मैच करने पड़ेंगे। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि दिल्ली में बैठे हुए जर्नलिस्ट, पार्डन माय सेइंग सो, सिर्फ एआईएमएस जहां से हम लोग निकले, इस तरह के कॉलेजेस को देख के मौलाना आजाद देखते दिस इज इंडिया। दिस इज नॉट इंडिया। You go 100 kilometers from Delhi and you see the state of the colleges and hospitals there. So it is going to be a big challenge, there is no doubt. But I am sure technology-based solutions ही निकलेंगे for sanitization, for consultation, for improving hygiene and standards. I think this is a good chance. Maybe इस समय हमारा हेल्थ केयर बजट भी कुछ बढ़ जाए, क्योंकि क्राइसिस से हम निकल रहे हैं, और शायद हम अपने प्राइमरी हेल्थ केयर सिस्टम को कुछ रीबूट कर सकें, जिससे आगे के लिए सबका फायदा हो। बिल्कुल, ये जो सबसे जरूरी बात है कि हम जीडीपी का सिर्फ 1 से 2% ही हिस्सा स्वास्थ्य सेवाओं पर इस्तेमाल करते हैं। ये जो रियलाइजेशन ड्राइविंग होम है कि भाई आपको साइंस, टेक्नोलॉजी, हेल्थ केयर पर ज्यादा से ज्यादा जीडीपी जो है उस पर खर्च करना होगा। आप मिसाइलें खरीद सकते हैं, लेकिन ये मिसाइलें इस तरह के पब्लिक हेल्थ चुनौतियों के लिए जो है आपको तैयार नहीं करने वाली हैं। तो फाइनली डॉक्टर मित्तल, कंक्लूजन में आप क्या कहना चाहेंगे अपने तमाम उन खास करके मरीजों को जो आपसे कई दिनों से नहीं मिल पाए हैं, और एक कोई जो आखिरी टिप्स आप देना चाहेंगे खास करके वो लोग या जो यंगर लोग हैं, बच्चे हैं या बूढ़े हैं, कि अपने हेल्थ का किस तरीके से जो है अपनी मेंटल और फिजिकल बैलेंस को कैसे बनाए रखें? देखिए, फिजिकल गाइडलाइंस कोरोना की तो सबको मालूम है, सोशल डिस्टेंसिंग करना है, हैंड वॉश, हैंड हाइजीन, रेस्पिरेटरी हाइजीन, वो तो आई एम नॉट, तो है ही सबको। हमें उसको अपने डीएनए में अब हमें इनकॉर्पोरेट करना है, वो हमारा पार्ट ऑफ आवर
लिविंग है। आप ईस्ट एशिया में जाइए, सब मास्क लगा के घूमते हैं हर जगह, मेट्रो में, हांगकांग में जाइए, सिंगापुर, इट्स नॉर्मल। सो वी हैव टू गेट इनटू द हैबिट ऑफ हाइजीन, सबसे पहली बात। दूसरी बात, पैनिक की कोई जरूरत नहीं है, घबराने की कोई जरूरत नहीं है। डॉक्टर्स आर अवेलेबल, रिमेन इन टच विद योर डॉक्टर, किसी भी तरीके से, ईमेल से, व्हाट्सएप से आप एक कनेक्ट बनाए रखिए कि अगर जाने की जरूरत पड़े तो आप जा सकते हैं। अच्छी लैब्स लोगों को घर पे भेज रही हैं टेस्ट करने के लिए, आप घर के गेट पे जाके सैंपल दे सकते हैं, पूरा पीपीई पहन के स्टाफ आता है। गेट योर टेस्ट डन, डोंट डिले इट, सी योर डॉक्टर, यू कैन डू वीडियो कंसल्ट, इट्स नॉट डिफिकल्ट। व्हाट्सएप वीडियो कंसल्ट तो कुछ भी नहीं है, बहुत आसान है। एंड मैं उम्मीद करता हूं कि एमसीआई और सरकार इसको लीगली भी प्रॉपरली वो कर देंगे, नहीं तो कल को उल्टा आप फंसा भी दें कि साहब आपने व्हाट्सएप पे सलाह दी और ये गलत समझे पेशेंट और ये हो गया, तो लाइबिलिटी का भी तो इश्यू है। तो इसलिए मेरे ख्याल से पैनिक की कोई बात नहीं है। इट इज एन अनयूजुअल सिचुएशन, पूरी दुनिया उससे परेशान है, लेकिन अपने डॉक्टर से कनेक्टेड रहिए। डॉक्टर्स आर ऑलवेज देयर फॉर यू। ये कहना कि डॉक्टर का काम क्या है, पेशेंट देखना, आपका काम क्या है, रिपोर्टिंग करना, जर्नलिज्म। तो डॉक्टर कोई ये नहीं चाहता कि पेशेंट ना देखे, वो इसीलिए ट्रेंड है। तो ये सोचना कि अब तो मिल ही नहीं रहे, और कोई वजह होगी शायद नहीं मिल रहा है, आप उनसे कांटेक्ट करिए, ऐसा कोई डॉक्टर नहीं है जो पेशेंट नहीं देखना चाहता। डॉक्टर्स ऑलवेज, दैट इज हाउ वी सर्वाइव, दैट इज हाउ वी थ्राइव। हमारा भी सस्टेनेंस डॉक्टर्स का पेशेंट से कनेक्टेड रहने में ही है, चाहे वो सरकारी डॉक्टर हो चाहे वो प्राइवेट डॉक्टर हो, इट इज द सेम, दैट इज हाउ वी आर ट्रेन्ड। तो इसलिए योर डॉक्टर्स आर देयर फॉर यू, डू नॉट गिव अप, डू नॉट पैनिक, and we'll look after you. That those are very, very assuring words and important reminders in these current times and circumstances. और जो लोग, अगर आप लोग ये कार्यक्रम देख भी रहे हैं, मैं आप लोगों से भी रिक्वेस्ट करूंगी, जब जगह जगह से खबरें आती हैं कि डॉक्टर्स गए हैं कोरोना टेस्ट करने के लिए, उन पर पथराव हुआ है, उन पर लाठियां चली हैं, तो ये शर्मसार करने वाली खबरें हैं। ये किसी धर्म विशेष को बदनाम करती हैं, ये किसी समाज की श्रेणी को बदनाम करती हैं। ऐसा अगर आप कर रहे हैं या आपके आसपास कोई कर रहा है और आप चुपचाप बैठे हैं, तो ये फिर सरासर गलत है। आप जाकर भले ही डॉक्टर्स नर्सेस के लिए ताली बजा ले, थाली बजा ले, लेकिन अगर आप उनके साथ अछूतों सा व्यवहार कर रहे हैं, स्टिग्मेटाइज कर रहे हैं, तो ये सब बिल्कुल ही बेईमानी है। और इसके लिए आपका जो सर है वो भी शर्म से झुकना चाहिए। अगर आप इसमें एक्टिव पार्टिसिपेंट ना भी हो, लेकिन अगर आप खामोशी से देख रहे हो कि ये गलतियां हो रही हैं, हम उम्मीद यही करेंगे कि आप सब अपना ख्याल रखें। और डॉक्टर मित्तल, you also stay safe, stay healthy. Thank you so much for joining in this conversation. अगर हमारे सारे दर्शक हमारे साथ जुड़े, बहुत शुक्रिया। स्मिता शर्मा, न्यू टेली। थैंक यू, शुक्रिया।